दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चुनाव खत्म नहीं हुए, लेकिन सवाल या निशान पहले लग गए। यानी वर्तमान मुख्यमंत्री के नाम के आगे पहले से ही ये फिक्स हो गया कि अब वो महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एकनाथ शिंदे की। आप कहेंगे ऐसा क्यों? महायुति की सरकार बन सकती है, और जब मायावती की सरकार बनेगी तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। जी नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आपका अनुमान बिल्कुल गलत है। एकनाथ शिंदे मायावती की सरकार बने या ना बने, एकनाथ शिंदे के आगे भूतपूर्व लगा करके फाइनल कर दिया गया है। क्यों, कैसे, बताते हैं विस्तार से। इसके पहले महाराष्ट्र के चुनाव में अडानी की एंट्री हो गई। जी हाँ, गौतम अडानी। अब गौतम अडानी की एंट्री ना हो और चुनाव खत्म हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तरह की चुनाव की तिथियां दी हैं, उससे महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत सारे सवाल खड़े हैं। 72 घंटे में, पहले भी कहा, 72 घंटे का टाइम। अगर सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन का मतलब राज्यपाल, गवर्नर रूल, सब कुछ गवर्नर के पास। फिर भविष्य कौन तय करेगा, बताने की जरूरत है। अब सवाल इस बात का यहां पे एक और है। एक नई चीज महाराष्ट्र के चुनाव में आई है, त्याग के बदले महात्याग। आप कहेंगे महाराष्ट्र के चुनाव की इन चीजों से क्या मतलब? जी हाँ, बहुत बड़ा मतलब है। भाजपा चाहती है कि अब हमने महात्याग किया था। जी हाँ, महात्याग। अब त्याग देने की बारी शिंदे और अजित पवार की। मतलब आप समझ गए होंगे। महाराष्ट्र का चुनाव भाजपा ने वही किया है जिसका अनुमान बहुत पहले से था। लेकिन चाणक्य कुछ भी सोचे, हर चीज जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है, हम विस्तार से आपको खबर बताते हैं। उसके पहले आपसे एक निवेदन, एक गुजारिश जो रोज हम करते हैं, कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप अगर दिल्ली सहारा को कोई भी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो थैंक्स बटन को दबा करके आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, सवाल है कि महाराष्ट्र का चुनाव जा कहां रहा है। सर्वे भी आ रहे हैं, सर्वे की गणित अलग बताई जा रही है। तो फिर महाराष्ट्र में होने क्या जा रहा है? कौन सरकार बनाएगा, और सरकार के साथ रहेगा कौन चुनाव के बाद? यस, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप घटक के सदस्य भले ही हों, अब सवाल इस बात का है कि क्या चुनाव के बाद घटक के दल उनके साथ रहेंगे? क्योंकि जो अंकगणित चाणक्य और मोदी जी ने तय किया है, बहुत डगर उसकी कठिन है। यानी कि सिंधे का भविष्य तो खत्म कर दिया है। अजीत पवार को मजबूरी बता दी है कि देखो, चक्की पीसिंग हम कर रहे थे, फिर भी हमने तुमको डिप्टी सीएम बनाया। यानी कि तुम्हें बहुत इज्जत दी, ईडी नहीं दिया। सिंधे जी को बताया कि देखो, हमने तुम्हें किसी भी तरह से, जैसे कि आरोप लगता है कि ईडी के डर से लोग भाग के गए, तुमको हर तरह से बताया, जितना बचा सकते थे बचाया, और तुमको सीएम बना दिया। यानी हमने अपना काम पूरा कर दिया, अब आपको वो काम मेरे लिए करना है। यानी कि देवेंद्र फडणवीस, अगर महायुति की किसी भी तरह से सरकार बनती है तो ये कंफर्म हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे महायुति की सरकार में। ये चीजें फाइनल है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों,
कि त्याग की भावना जो भाजपा कहती कि मैंने त्याग किया, फैक्ट ये त्याग नहीं था, ये को मौका परस्ती थी। शिवसेना जैसी पार्टी का चकनाचूर करना, एनसीपी को तोड़ना, ये त्याग नहीं था। और त्याग क्यों नहीं था, यह आपको हम बताएंगे कि त्याग के पीछे कौन लोग महात्याग करना चाहिए, उसके पीछे इनका इंटेंशन क्या था। अजीत दादा पवार ने खुलासा किया है। इस त्याग की भावना को समझिएगा। जो चीज राहुल गांधी, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे गौतम अडानी उसके मेंबर के तौर पर उसकी पार्टी से जुड़े होकर के बहुत सारे फैसले करवाते हैं, उसका एक खुलासा आज हुआ है दोस्तों। तो त्याग जो भाजपा चाह रही है कि त्याग हो, सही मायने उसमें क्या हुआ है। जी हाँ, 5 साल पहले आपको याद होगा कि सुबह सुबह जब आपकी नींद खुली तो आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार मुख्यमंत्री की उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। अब जहां महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, वो एकाएक डिप्टी सीएम की शपथ लेना सबको आश्चर्य लगा। एक साक्षात्कार में अजीत पवार ने जब ये त्याग की सारी बातें हो गई थी, खुलासा कर दिया, क्योंकि इनको अब समझ में आ गया है कि अब हमारे हाथ में कुछ बच नहीं रहा है, जो सच्चाई है वो उगल दो, शायद इससे कुछ बर्फ पिघल जाए और हमारा भविष्य शायद कुछ ठीक हो जाए। अजीत दादा पवार ने जो एक्सक्लूसिव जानकारी दी है, उसने साफ कहा है कि जब ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके पहले कैसे एनसीपी शिवसेना को तोड़ा जाए, इसकी पूरी तैयारी हुई। और एक अहम बैठक हुई उसकी। उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, और सबसे बड़ी बात क्या है कि गौतम अडानी, जी हां दोस्तों, गौतम अडानी उस मीटिंग का पार्ट थे। सरकार कैसे गिराई जाए और सरकार कैसी बनाई जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साक्षात्कार है, ये क्लियर कट अजीत पवार ने कहा है। और सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने एक नाम ऐड किया है, हो सकता है कि उन्होंने अब ये नाम ऐड कर दिया हो, शरद पवार। जी हाँ, जो सवाल उस टाइम उठ रहा था कि क्या शरद पवार के इशारे पर अजीत पवार गए हैं जिससे कि बैलेंस हो सके। जी हाँ, अब ये शरद पवार का नाम उन्होंने खुद डाला अपने मन से, या वाकई उनके इशारे पे हो, जबकि उस टाइम मीडिया में रिपोर्ट आ रही थी कि अजीत पवार ने जो कुछ भी किया है वो शरद पवार के बगैर वो नहीं कर सकते। यानी कि एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराओ सरकार बनाओ के अभियान में गौतम अडानी का बहुत बड़ा हाथ रहता है। इस बात की पुष्टि हो गई है। यानी कि जो आरोप कांग्रेस से अपोजिशन लगा रहा था, वो बात खासतौर से राहुल गांधी लगा रहे थे कि गौतम अडानी का मेन पार्ट भारतीय जनता पार्टी के अंदर है सरकार को बचाने का और दूसरी सरकार गिराने का, उसका खुलासा अजीत पवार ने कर दिया। तो अब देखिए, महात्याग से जोड़ करके आपने देख लिया कि महात्याग का फैक्ट क्या है, त्याग क्यों, कब और कैसे किया गया था, ये त्याग किसके लिए किया गया था। उस त्याग की भावना को आज भाजपा ही चाहती है कि अजीत दादा पवार के दिल में और शिंदे जी के दिल में आ जाए। अब ये आएगी कि नहीं आएगी और कैसे आएगी, या इसके चक्कर में सब कुछ चला जाएगा, ये नहीं कह सकते। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है। जी हाँ, हम डिटेल्स में आते हैं इसके दोस्तों, लेकिन आप समझिए, अब ये बात क्लियर हो गई है कि शिंदे जी सीएम नहीं बनेंगे, और हो सकता है कि अगर 100 से 120 सीटें, जिसकी उम्मीद देखिए नहीं है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव का परिणाम रहा है और जो ऐसे हालात हैं, बाकी हरियाणा में जब कुछ हो गया तो कुछ भी हो सकता है। अगर 100 के आसपास सीट भाजपा पा जाती है तो हो सकता है कि वो डिप्टी सीएम का पद ही हटा दे। मंत्री दोनों बनेंगे, इसको कोई शक शुबा नहीं है अगर चुनाव जीते, लेकिन वो ओहदा, वो ताकत, वो पावर नहीं रहेगी, क्योंकि भाजपा बहुत समय से ही चाहती थी
कि महाराष्ट्र में उसका अपना मुख्यमंत्री हो। ये सवाल इस बात का है कि सब कुछ जो चाणक्य सोच रहे हैं वैसे ही हो जाएगा, क्या दूसरे से हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? दूसरे मतलब हम इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं। देखिए, जो सूत्रों की माने तो सिंधे जी ने अब अपनी योजना अलग बनाई है। सिंधु को ये पहले से पता था, जब उनको सीटें कम दी जा रही थी तो समझ गए थे कि उनका भविष्य अधर में डाला जा सकता है। अब वो भाजपा का भविष्य अधर में डालने की उन्होंने साजिश कर रखी है। उन्होंने बहुत सी सीटों पर अपनी पार्टी के नेताओं को पहले ही बागी तौर पर चुनाव लड़वा दिया था, और बहुत सी सीटों पर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को पूरा पैसे से हर तरह की मदद कर रहे हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। यानी कि भाजपा की सीटें जितनी कम आएगी उतना ही वो भाजपा को ब्लैकमेल कर पाएंगे और अपने लिए सही जगह बना पाएंगे। तो ये जो शह और मात का खेल चल रहा है फडणवीस और सिंधे के बीच में, ये बहुत बड़ा आघात महायुति को पहुंचाएगा, क्योंकि अब जो चुनाव मिलकर लड़ना था, वो चुनाव खुली तलवार लेकर लड़ा जा रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो एक दूसरे को नुकसान किया जाए, जिससे कि मुख्यमंत्री की सीट हमारे हाथ पे रहे। दोस्तों, जब दोनों तलवार लेके खड़े रहेंगे और एक दूसरे का नुकसान करते रहेंगे तो आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि सरकार कैसे बनेगी? अब अजीत पवार को देखिए, अजीत पवार को भी समझ में आ गया है, खासतौर से जो मलिक साहब की बेटी के साथ हुआ, उससे खुलासा हो गया कि भाजपा की सोच क्या है। अजीत पवार को भाव ज्यादा मिलना है ही नहीं। अजीत पवार ने अपनी ताकत लगाई है और उन्होंने एक नया दिमाग में आइडिया रखा है कि अगर उन्हें बतौर डिप्टी सीएम में एक अच्छी इज्जत नहीं मिलती है तो उनके पास तो एक रास्ता है कि जाके शरणागत हो जाएं, शरद पवार के पास पैर पकड़ लें और कैसा मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। क्योंकि उसमें एक चीज और है, जो भी अजीत दादा पवार के साथ जो भी विधायक जीतेंगे उनका पहला कंसर्न शरद पवार है। इस बात को समझिएगा। और हो सकता है कि भाजपा जो बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग कर रही है कि महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, ऐसा ना हो कि ये सोच उसको लटी हुई। अजीत पवार पूरा खेमा लेकर के शरद पवार के शरणागत हो सकते हैं और महाविकास अघाड़ी को बहुत ज्यादा विधायक मिल जाएंगे, 10 हो 15 एक्स्ट्रा, इसकी उम्मीद नहीं है, जिसकी कोई गणित नहीं है आज की डेट में। सिंधे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सिंधे किसी भी कीमत पर, ये मानिए कि सिंधे को किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब सिंधे का मकसद क्या होगा? या तो मुझे सीएम बनाओ, या कुछ और ऐसा अहम पद वो चाहते हो, और या सरकार नहीं बनने देंगे। भाजपा सरकार बनाएगी कहां से? दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में बहुत ही संतुलित काम चल रहा है, वहां किसी तरह की लड़ाई नहीं है, किसी तरह का कोई दोष नहीं है, ये मिल के चुनाव लड़ा जा रहा है। और आज सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में कहा जाता है जिसका विदर्भ उसकी सरकार। आज जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, बहुत सारे चैनलों ने लाइव टेलीकास्ट दिया है, लाइव राहुल गांधी का, और ऐतिहासिक हिस्टोरिकल रैली विदर्भ में हुई। जी हाँ, विदर्भ में, जिस विदर्भ को कहा जाता है कि जिसने विदर्भ को जीत के वहां 65 सीटें हैं, वो महाराष्ट्र में सरकार बना सकता है। ये हिस्टोरिकल रैली का मतलब क्या है? आपात जन समूह, यानी लड़ाई इतनी सीधी नहीं है जितना सर्वे बता रहे हैं। अब सर्वे पे भरोसा भी क्या करिएगा, सारे सर्वे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे और बाजी पलट गई है, तहस नहस हो गई, पता नहीं। तो महाराष्ट्र में भी ऐसे ही कुछ होने जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि वॉशिंग पाउडर निर्माण में धुले अजीत दादा पवार का भविष्य कहां पे खड़ा हुआ है, और सिंधे जी जिन्होंने अब जिस पत्थर में खाया उसी पत्थर में सिर्फ छेद नहीं किया बल्कि उसकी चिथड़े उड़ा दिए, आज वो राजनीति के किस मुहाने पे खड़े हैं दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इससे एक बात तो साफ हो गई है, जैसी करनी वैसी भरनी,
इस बात को इन राजनीतिज्ञों को समझ लेना चाहिए कि अगर कोई आपका इस्तेमाल करता है तो आपकी खूबसूरती, आपकी ताकत को देख के नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए करता है। देखिए, अब शिंदे ने अपनी प्रोग्रामिंग कर ली कि अगर हम नहीं तो भाजपा नहीं। अजीत दादा पवार ने अपनी तैयारी कर ली कि अगर यहां पे धोखा मिला, क्योंकि सिर्फ अजीत पवार ही नहीं बल्कि अजीत पवार के जो विधायक है वही उनको नहीं बैठने देंगे कि अगर आपको बैठना है बैठो, मैं चला, हमें तो ये चाहिए। और शरद पवार के पास एक ताकत है, एक पावर है, और ये बात शरद पवार ने प्रूफ की है। अभी एक सर्वे हुआ था, इस सर्वे में महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के अंदर आज भी लोगों का मानना है कि एनसीपी का मतलब है शरद पवार, यानी कि 67% लोगों ने शरद पवार को एनसीपी का मुखिया माना है, और माना है कि शरद पवार ही वो व्यक्ति है, वो व्यक्तित्व है जो एनसीपी के नाम पर एनसीपी को खड़ा किए हुए है। अजीत पवार को उनकी हैसियत समझ में आ गई है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि इसका मतलब क्या है। महाराष्ट्र की राजनीति में होने क्या जा रहा है। चुनाव आया है तो गौतम अडानी का नाम आएगा, चुनाव आया है तो तिकड़मबाजी होगी, लेकिन भाजपा ने ये सारे खुलासे पहले कर दिए, क्योंकि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाणक्य ने साफ क्लियर किया कि आज की डेट में एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उन्होंने एक खुलासा और कर दिया कि कल क्या होगा ये हम सब मिलकर तय करेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन। आज तो शिंदे हैं, कल हम सब तय करेंगे, और चाणक्य जब तय करते हैं तो फिर वो भाजपा के लिए तय करते हैं। इन लोगों के लिए कुछ भी तय नहीं है, इनके लिए रास्ता बहुत साफ है। अब देखिए, क्योंकि अजीत पवार ने जो पीसी किया, गौतम अडानी का नाम का खुलासा किया, यानी कि उनको पता चल गया है कि उनका भविष्य क्या है, और जाते जाते कुछ ऐसा कर जाओ जिससे विपक्षी हमसे खुश हो जाए। जैसे कि जाति जनगणना की बात जब राहुल गांधी ने की थी, तो उनका स्टेटमेंट आया कि महाराष्ट्र में जाति जनगणना हो जानी चाहिए, यानी एनडीए में रहकर एनडीए का विरोध, यह अजीत पवार का दूसरा एक्शन है। ये एनडीए के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको भी आपको समझ लेना चाहिए। अब इन चीजों के साथ बहुत साफ सी बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति किस मुहाने पे खड़ी है, इसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए, जो अभी सर्वे हुए हैं, कुछ दो तीन एजेंसियों ने सर्वे किए हैं, एक आईएनएस ने किया है, कुछ पहले उसके पहले सी वोटर के भी आए थे। अब उसके हिसाब से आज की डेट में, अब देखिए, मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि इन सर्वेयों का कुछ मतलब रह नहीं गया, क्योंकि सर्वे का क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन आते हैं सर्वे तो उसको मतलब आदमी नजरअंदाज तो करता है, लेकिन फिर भी समझता है क्या है। ये सर्वे जो आए हैं, ये महायुति की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, यानी कि महायुति को लगभग ये 145 से 60 सीटें दे रहे हैं, और लगभग 120 के आसपास की सीटें महाविकास अघाड़ी को दे रहे हैं। अब किस तर्ज पर दे रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे कि जो लिस्ट मेरे पास है, जैसे कि वेस्ट मुंबई है, जहां पे लगभग 70 सीटें, उसमें लगभग ये 30 से 32 सीटें महायुति को दे रहे हैं, और लगभग 39 से 40 सीटों के आसपास ये महाविकास अघाड़ी को बता रहे हैं। उसी तरह विदर्भ जो सबसे ज्यादा अहम है, वहां पे 50-50 की बात कर रहे हैं, या समझिए 65 की बात कर रहे हैं। 32 से 37 सीटें दे रहे हैं, 21 से 26 सीटें दे रही हैं महाविकास अघाड़ी को। अब मराठवाड़ा जहां 46 सीटें हैं, वहां पर ये लगभग 18 से 20 सीटें दे रहे हैं महायुति को, और 20 से 22 सीटें दे रहे हैं महाविकास अघाड़ी को। इनका ये अपना पर्सनल सर्वे है।
अब ठाणे जहां की 39 सीटें हैं, वहां 23 से 25 सीटें ये महायुति को दे रहे हैं और लगभग 14 से 20 सीटें, यही कहें 16 से 20 सीटें ये दे रहे हैं महाविकास अघाड़ी को। इसके अलावा जो नॉर्थ मुंबई है, जहां 32 सीटें, वहां लगभग 14 से 16 सीटें महायुति को दे रहे हैं और लगभग ऐसे ही 16 से 19 सीटें महाविकास अघाड़ी को दे रहे हैं। देखिए, इसके अलावा एक सी वोटर ने एक सर्वे किया, तो सी वोटर चूंकि काफी डरा है, अब ये समझ लीजिए, क्योंकि सी वोटर ने लोकसभा चुनाव से लेकर जितने भी सर्वे किए हैं सब टोटली गलत साबित हुए हैं और उससे उसकी भद्द बहुत पिटी है। सी वोटर इंडिया टुडे के लिए सर्वे करता है, हर महीने एक सर्वे देता रहता है, लेकिन अब वो थोड़ा सा बैकफुट पर है। वो जानता है कि उसकी बेइज्जती बहुत हो चुकी है, जनता भी उसको ढूंढती है कि इतना इतना गलत सर्वे कर करके आप क्या दिखाना चाहते हो। उसने सर्वे किया, बड़ा ही संतुलित सर्वे किया। उस सर्वे का दो मतलब आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे महाविकास अघाड़ी महायुति के बीच में क्या हो रहा है। उन्होंने सर्वे किया कि महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे सफल व्यक्ति को, जिसको लोग किसको चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने। अब देखिए, इनका जो सर्वे हुआ उसमें लगभग 28% लोगों ने उद्धव ठाकरे को बतौर मुख्यमंत्री माना, एक बेहतर मुख्यमंत्री हम चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, और 22% सिंधियों को माना। 10 से 11% फर्नांडीज, जो भाजपा के चेहरे हैं, जिनको कि चाणक्य चाहते हैं, मोदी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, उनको महाराष्ट्र की 10% जनता ने माना। अब सवाल दोस्तों यहाँ पे यह है कि इस तरह से अगर देखें, टोटल इस तरह से अगर देखें कि कहां पे क्या चीज जा रही है, तो इससे एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र में उथल पुथल बहुत ज्यादा है और इस उथल पुथल के बीच में चुनाव का परिणाम। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल निशान पहले लग चुके हैं। कोर्ट भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उनको समझ रहा है, क्योंकि वो भी देखती है, पढ़ती है, समझती है, सुनती है और उनके प्रति वो जान रही है कि कौन सी चीजें कब कैसे की जाती हैं और आप कैसे क्या कर रहे हैं। कांग्रेस ने उनको चुनाव आयोग को कोर्ट में घसीटा है हरियाणा के चुनाव को लेकर। जब आपके पास इतने लंबे वक्त थे तो आपने मात्र 72 घंटे का टाइम क्यों दिया? महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम के 72 घंटे के अंदर अगर सरकार का गठन नहीं हुआ तो चुनाव आयोग के कारण वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ऐसा किसी स्टेट के अंदर नहीं हुआ दोस्तों, महाराष्ट्र में ऐसा होगा। इसकी गलती किसकी है? जब इफ्राट टाइम था आपके पास तो आपने ऐसा क्लोज टाइम क्यों चुना? हो सकता है ये भी मामला आगे कभी न्यायालय की शरण में हो। जब हरियाणा का चुनाव हो सकता था तो महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं कराया गया? अगर महाराष्ट्र का चुनाव कराया गया तो उसके पहले इस बात की योजना क्यों नहीं बनाई गई कि 2 दिन के अंदर सरकार बनाओ वरना राष्ट्रपति शासन? ये कैसे हो सकता है? आप समझिए कि महाराष्ट्र का चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज कितने प्रेशर में चुनाव लड़ रही हैं। स्पष्ट बहुमत नहीं है तो महाराष्ट्र में क्या होगा? क्या फिर अजीत पवार की वो कहानी कि गौतम अडानी फिर महाराष्ट्र सरकार को डिसाइड करेंगे किसकी सरकार बनेगी और कैसे? इस बात की पुष्टि तो उन्होंने कर दी है। ये शिंदे या अजीत पवार या फिर कोई अजीत पवार पैदा होगा, फिर कोई शिंदे पैदा होगा और तोड़ फोड़ की सरकार बना करके महाराष्ट्र की जनता के साथ, उनकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करेगा। इसलिए मराठी मानुष को भी समझना पड़ेगा कि शिंदे कौन है, अजीत कौन है, ये किसके लिए चुनाव लड़ते हैं, किस मकसद के लड़ते हैं। इनका मकसद मराठा मानुष से नहीं है, इनका मकसद जो है महाराष्ट्र से नहीं है, इनका मकसद सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से है। इसलिए
जनता को समझना पड़ेगा कि ये व्यक्तिगत स्वार्थी व्यक्ति जो जनता को बेवकूफ बना करके सरकार में आते हैं, उसके बाद ये खिलवाड़ करते हैं, तराजू में अपने आप को तौलते हैं, उसका फायदा लेते हैं, अपने कांडों से बचते हैं कि कैसे इनकी चोरी बचाई जाए, उसके लिए क्या समझौता किया जाए। ये है महाराष्ट्र की राजनीति नहीं थी। बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र को एक नई दशा और दिशा दी थी, और जिस मुहाने पर महाराष्ट्र खड़ा है, निश्चित रूप से दोस्तों किसी को भी बुरा लग सकता है। महाराष्ट्र एक हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है, सर्वसंपन्न राज्य है। वहां की कितनी योजनाएं महाराष्ट्र से चली गई, क्यों, कब, कैसे, इसका जवाब कौन कब क्यों देगा, कि महाराष्ट्र की जनता को लेना चाहिए। सबसे पहले महाराष्ट्र में एक मजबूत सरकार बने, सरकार किसी की बने, एक मजबूत सरकार बने, जनता की सरकार बने, स्वच्छ और निर्भर सरकार बने, ये पहला मकसद होना चाहिए। जोड़ तोड़ से सरकार बन सकती है, लेकिन इस बात को गौर करना चाहिए कि मराठी मानुष के दिल को तोड़कर अगर कोई सरकार बनाई जाती है, वो सरकार नहीं होगी। वो महाराष्ट्र के राज्य के लिए या लोगों का जो सपना है उसके लिए ये सब कुछ सकारात्मक नहीं होगा। दोस्तों, आपको हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात और कि अगर आप दिल्ली सहारा को कोई भी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन दबा करके कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।